चलो भाई शुरू करते हैं। तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। आप ये बताओ कि आप लोग अपने घर का पता कैसे बताते हो, किसी को एड्रेस कैसे बताते हो। नंबर से तो हम ढूंढ नहीं पाते, है ना। तो हम लोग कैसे पता करते हैं? हम लोग लैंडमार्क बताते हैं ना, कि वो एक लंबा सा पोल होगा, एक बैनर लगा होगा, या कुछ बना हुआ होगा, या पार्क होगी, या कुछ भी होगा। और कई बार हम कह देते हैं कि ट्रांसफार्मर होगा, है ना, गली के कॉर्नर में एक ट्रांसफार्मर रखा होगा। कह देते हैं ना कि भाई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर वाली गली में मुड़ना है, या ट्रांसफार्मर है उससे अगली वाली गली में मुड़ना है, या ट्रांसफार्मर के सामने वाला घर है। ट्रांसफार्मर एक लैंडमार्क बन गया है कि नहीं, मानते हो? तो ट्रांसफार्मर हमारा पता बताने में बड़ा काम आता है। इसकी इम्पोर्टेंस पता बताने के साथ साथ, एड्रेस बताने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में भी है। ये तो आपको पता ही है कि नहीं। तो ये ट्रांसफार्मर किस लिए रखे जाते हैं? इतने भारी भरकम से, खतरनाक से दिखने वाले, है ना। कई बार तो इनमें स्पार्किंग भी होती रहती है, इसमें आवाज़ भी आती रहती है, कई बार इसमें से ऑयल भी गिरता रहता है, और कई बार चोरी भी हो जाते हैं, कई बार ख़राब भी हो जाते हैं, या कई बार बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ये ट्रांसफार्मर जैसी चीज़ क्यों लगाई जाती है, ये है सवाल, कि वाई वी नीड अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का क्या काम है? ट्रांसफार्मर, ठीक है, अभी तुम नेट पे सर्च करोगे ट्रांसफार्मर, तो हमारे फिजिक्स से जुड़ा हुआ ट्रांसफार्मर कम निकलेगा, बल्कि ट्रांसफार्मर वाली मूवी ज़रूर निकल के आ जाएगी। लेकिन ट्रांसफार्मर जो हम पढ़ने वाले हैं उसका क्या पर्पज़ है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या काम है। चलो अब हम शुरू करते हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? मैंने आप लोगों को बताया जनरेटर होता है। जनरेटर में क्या होता है? कॉइल होती है, 2 कॉइल भी हो सकती हैं, 3 कॉइल भी हो सकती हैं। वो कॉइल मैग्नेट्स के बीच में घूमती हैं, घूमेंगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बनेगा तो करंट भी प्रोड्यूस होगा, और करंट हमारे घरों तक भेजा जाएगा। और ये जनरेटर जो होते हैं ना, ये हर जगह नहीं होते हैं, ये वहीं पर होते हैं, या तो वहाँ पर कोई डैम बना हुआ हो जहाँ पर बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा हो और टरबाइन घूम रही हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हो, है ना। या फिर एक थर्मल पावर प्लांट हो जिसमें बहुत सारा कोयला डाल करके पानी को गर्म करके उबाल करके स्टीम बनाई जाती है, और स्टीम से फिर आपका टरबाइन चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और आप लोगों के घरों पे आती है। तो ये जो डैम वाले पॉइंट हैं या थर्मल पावर पॉइंट हैं, ये हमारे घरों से काफ़ी दूर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पानीपत का थर्मल पावर प्लांट है ना। दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ गैस पावर प्लांट है। ये दूर दूर होते हैं, नज़दीक नज़दीक नहीं होते। या फिर कई बार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकते हैं, जैसे यूपी के अंदर बुलंदशहर है, वहाँ पर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हमारे हरियाणा में झज्जर में बन रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये नज़दीक नज़दीक नहीं होते पावर प्लांट, दूर दूर होते हैं। और दूर दूर होंगे, मान लो ये है पावर प्लांट, पावर प्लांट, ठीक है। ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये पावर प्लांट है, इधर ये पावर प्लांट है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और यहाँ से बहुत दूर चल करके हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है ना। हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है बहुत दूर। कई बार ये जो डिस्टेंस है 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर तक हो सकती है। 50 किलोमीटर लगा लेते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा एस्टिमेट हल्का सा, मान लो 50 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और 50 किलोमीटर दूर तुम्हारे घर तक पहुँची। अब थोड़ी सी फिज़िक्स लगाएं। क्या लगाएं फिज़िक्स? कि ये जो लंबी सी वायर है, ये मेटल की वायर है, इसकी लेंथ 50 किलोमीटर है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इसमें से करंट भी जाएगा, और करंट जाएगा वायर में, तो हमने पढ़ा भी वायर में करंट जाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होगा I²R। और R क्या होगा? हम जानते हैं R होता है ρL/A। रो है रेजिस्टिविटी, L है लेंथ एंड एरिया। तो अगर देखो भाई हमने करंट इसमें भेज दिया, हीटिंग होगी, वो हीटिंग हमारे किस काम की?
वो हीटिंग तो एनर्जी को बेकार कर देगी, यानी कि हमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, उसकी वोल्टेज बहुत कम होगी, या हो सकता है मिले ही ना, है ना। तो अगर हम इतनी दूर तक करंट भेजेंगे, इतनी दूर तक सप्लाई भेजेंगे, तो क्या होने वाला है, हीट प्रोड्यूस्ड होने की वजह से, वायर में हीटिंग होने की वजह से हमारी एनर्जी बेकार जाएगी। ये खूब सारी एनर्जी भेज रहा है, यहाँ पर बहुत कम मिल रही है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि करंट को कम किया जाए। करंट को कम कैसे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा के कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के लगा के करंट कम करोगे तो ऑटोमेटिकली हीटिंग तो फिर भी होनी है। तो कैसे करें, तो ये जो ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं ना, ये यही काम करेगा, और बहुत मामूली सा खर्च करने पर ये हमारा काम बड़े आराम से कर देगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर करंट को कम कर देगा, बहुत कम कर सकता है, बिल्कुल मामूली सा बना देगा, और बिल्कुल मामूली सा बना देगा तो हमारी हीटिंग भी बहुत कम हो जाएगी। हीटिंग कम होगी तो लॉस कम होगा, लॉस कम होगा तो बचत होगी, है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसफार्मर हमारे करंट को कम कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा ये स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर की बनावट कैसी होती है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ट्रांसफार्मर काम करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका जो प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर, अब म्यूचुअल इंडक्शन की बात हुई तो इंडक्टर होगा, ठीक है ना। तो कैसे काम करता है कंस्ट्रक्शन में, देखते हैं हम लोग इसको। कंस्ट्रक्शन में इस तरीके से एक सॉफ्ट आयरन की कोर होगी, ऐसे ये है लेमिनेटेड आयरन कोर, बहुत बारीक बारीक स्ट्रिप से मिलकर के इसको बनाया है। ऐसे ये लेमिनेटेड प्लेट्स हैं, मेटल की प्लेट्स हैं जो बहुत पतली पतली स्ट्रिप के साथ मिला करके बनाई गई हैं, और इनके बीच में इंसुलेशन है। ठीक है, बेशक ये मेटल की हैं लेकिन ये लेमिनेटेड हैं और एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं। तो ये है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ये है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, इस तरीके से बना लो। यहाँ पर थोड़ा 3D लुक दे देते हैं इसको, हल्का सा ऐसे, यहाँ पर भी है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और बीच में खाली है, बीच में होलो। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से वायर को लपेटेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से वायर को हम लोग वाइंड करेंगे और वाइंड करके बाहर निकालेंगे दो एंड्स। और दूसरी तरफ भी हम लोग, क्योंकि म्यूचुअल है ना, दो कॉइल होंगे, दो इंडक्टर होंगे, एक और कॉइल हम यहाँ बनाएंगे और उसके टर्न्स इस तरीके से लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से ऐसे और ऐसे। ये है हमारे ट्रांसफार्मर का एक हल्का सा सिंपल सा डिज़ाइन। असलियत में होता क्या है, असलियत में दो कॉइल होती है और दोनों कॉइल आपस में एक दूसरे के ऊपर वाइंड की हुई होती हैं। एक कॉइल अंदर होती है, दूसरी कॉइल उसके बाहर होती है। असलियत में ऐसे होता है, लेकिन समझाने के लिए हमने ऐसे बनाया। ठीक है, इसे कहते हैं, जिसको हम लोग बाहर से वोल्टेज सप्लाई करेंगे, वोल्टेज सप्लाइड, या यहाँ पर सोर्स होगा, यहाँ पर सोर्स लगाया जाएगा, इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल। और ये जो जिसमें सप्लाई मिलेगी, आउटपुट मिलेगा, इसमें हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड,
आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, दिस कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं एनपी है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के अंदर, और ns है सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, और कुछ, बस इतनी सी बात। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। एक सॉफ्ट आयरन की कोर है जो लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, दो कॉइल को हमने लपेटा है। एक कॉइल ये है जिसको हमने इनपुट हम दे रहे हैं बाहर से, उसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। जिसमें हमें आउटपुट मिलेगा उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स, इसके नंबर ऑफ टर्न्स NP हैं, इसके नंबर ऑफ टर्न्स NS हैं। ठीक है? और हमने यहाँ पर याद रखो ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स EMF का हमने यहाँ पर लगाया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है? हमने DC यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, हम लोग ऑल्टरनेटिंग ही यूज़ करेंगे। हमारे घर में कौन सा आता है? ऑल्टरनेटिंग करंट ही तो वोल्टेज तो आती है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज हम यहाँ लगाएंगे। अब ये ऑल्टरनेटिंग है, जब ये ऑल्टरनेट करेगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, है कि नहीं? तो इसमें जो फ्लक्स है इस कॉइल के बीच में फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो ये सॉफ्ट आयरन की खास बात क्या है? सॉफ्ट आयरन की खास बात क्या है? ये फील्ड को अपने अंदर ही रखेगा, यानी इसकी जो फील्ड है वो इसको मिलेगी इस तरीके से, यानी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है जो प्राइमरी की, वो सेकेंडरी को मिलेगी। प्राइमरी की सारी मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी को मिलेगी, और प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी को भी मिलेगा। यानी इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें भी चेंज होगा, और इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। याद रखो, ऐसा मत सोचो कि इसका करंट इसमें से फ्लो करके इसमें आ गया, नहीं, ऐसे नहीं है। इसका करंट इसमें से फ्लो करके इसमें नहीं आता, केवल मैग्नेटिक फील्ड आती है। ये जो हमारी कॉइल है ना, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। ये जो हमारी कॉइल है ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। ये सिंपल सी सिंगल वायर नहीं है, इसके ऊपर पतली सी वायर, किसी कोटिंग, इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग लगाई गई है और उसको लपेटा गया है। ये इंसुलेशन बड़े काम की है, ये करंट को इसमें नहीं आने देगी। समझ गए बात? तो इंडक्शन से आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो चेंज होता हुआ फ्लक्स इसको भी मिलेगा, तो इसमें EMF प्रोड्यूस होगा, और वो EMF कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरीके से हम करंट को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और बारीकी से समझने के लिए हमें इसके अंदर और गहराई से स्टडी करनी पड़ेगी। करें शुरू, उसको भी करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन वाली बात बताई मैंने तुम लोगों को, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन देखा। अब हम लोग इसकी वर्किंग और थ्योरी की बात करेंगे। तो बाकी सारी चीज़ों में मिटा देता हूँ, काम की चीज़ लिख लेंगे। काम की चीज़ क्या है? काम की चीज़ है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के हैं। प्राइमरी में वोल्टेज है EP, ये तो हमें देनी पड़ेगी ना, प्राइमरी तो देनी पड़ेगी, सेकेंडरी की हम निकालेंगे। ठीक है? कैसे करेंगे? अब हम बात करें वर्किंग की। वर्किंग बात क्या करनी है कि जब इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट हम फीड करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और चेंज होता हुआ फ्लक्स इसको भी मिलेगा, इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। लेकिन दोनों के फ्लक्स में क्या लिंक है? जितना फ्लक्स इसको ये दे रहा है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारी इसको मिलेगी, लेकिन फ्लक्स दोनों का सेम तब होगा जब दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स सेम होंगे। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स सेम रखने से हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हमारा फ़ायदा तब है जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को अलग अलग करेंगे। कैसे? बताता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग अलग अलग रखेंगे तो दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? दोनों के बीच में कनेक्शन ये है कि फ्लक्स इन प्राइमरी पर यूनिट टर्न प्राइमरी का, एंड फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी पर यूनिट टर्न, दोनों की सेम होगी। एक टर्न का जो फ्लक्स है वो दोनों का सेम होगा। नंबर ऑफ फ्लक्स
टोटल फ्लक्स प्राइमरी का पर यूनिट टर्न इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी पर यूनिट टर्न, दोनों की सेम होगी। इस तरीके से लिखेंगे, क्लियर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई पी एन एस इज इक्वल टू फाई एस ढंग से बनाते हैं इसको, फाई एस एन पी, लेकिन ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, सो हम लिखेंगे एन एस डी फाई पी बाई डी टी इज इक्वल टू एन पी डी फाई एस बाई डी टी। कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, ये लग रहा है मुझे उल्टा, फिर भी करके देखते हैं इसको। सो ये बनेगा ई एम एफ ई पी, हाँ गलती कर दी मैंने, तो यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे, इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। फ्लक्स प्राइमरी का और फ्लक्स सेकेंडरी का, ठीक है, एन पी और एन एस इक्वल होंगे, ठीक है। ये फ्लक्स पर टर्न का है और ये फ्लक्स पर टर्न का है, दोनों इक्वल होंगे। अब डिफरेंशिएट करते हैं, सो हम लिखेंगे एन पी डी फाई पी बाई डी टी इज इक्वल टू एन एस, एक्सक्यूज मी, डी फाई एस बाई डी टी। अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है। सो इससे मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, प्राइमरी का ईएमएफ एन एस, सेकेंडरी का ईएमएफ। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे दिया हुआ हमने सिंबल ई एस, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। सो इससे क्या मिला, ई पी बाई ई एस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, या ई एस कहोगे क्या मिलेगा, एन पी बाई एन एस इंटू ई पी। देख रहे हो काम की चीज़ आ गई हमारे पास, बहुत काम की चीज़, बहुत ही ज़बरदस्त काम की चीज़। क्या है ये, सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी के ईएमएफ, या यूँ कह लो सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी की वोल्टेज से कैसे जुड़ी हुई है, इस तरीके से जुड़ी हुई है। ठीक लिखा मैंने, ठीक लिखा। सो ई एस इज इक्वल टू, अभी भी कुछ गलती कर रही है, कर दिया मैंने लगता है, अभी भी कुछ गलती कर दी है लग रहा है मुझे। पहले जो मैं कर रहा था शायद सही कर रहा था, एक बार मैं फिर से करके बताता हूँ। जो मैं पहले कर रहा था मुझे लग रहा है वही मैं सही कर रहा था, उससे आंसर ठीक नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। तो क्या लिखा था मैंने, फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी पर यूनिट टर्न इज इक्वल टू फाई एस बाई एन एस। फ्लक्स प्राइमरी का पर यूनिट टर्न इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट टर्न सेकेंडरी का, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी फाई पी बाई डी टी इज इक्वल टू फाई, बल्कि 1 बाई एन एस डी फाई एस बाई डी टी। अब क्या मिला इससे मिला ई पी बाई एन पी इज इक्वल टू ई एस बाई एन एस। अब कुछ ठीक लग रहा है। सो ई एस क्या हुआ, ई एस हुआ एन एस बाई एन पी इंटू ई पी। मैं पहले ठीक कर रहा था। क्या है ये बात कि भाई इसका फ्लक्स दोनों फ्लक्स अलग है लेकिन दोनों की फील्ड सेम है। इसका फ्लक्स पर यूनिट टर्न इसके फ्लक्स पर यूनिट टर्न के इक्वल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएट किया बोथ द साइड्स, वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि डी फाई बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ ही होता है ना, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग और फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे मुझे मिला सेकेंडरी की वोल्टेज इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी इंटू ई पी। इसका क्या मतलब है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त और क्रांतिकारी मतलब है। क्या कि हमारी आउटपुट की वोल्टेज डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स है 100 या 1000 ले लेते हैं 1000, और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स है मान लो 10, और प्राइमरी की वोल्टेज है मान लो 20, तो सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी आएगी, 0 से 0 कट 2000 वोल्ट। मतलब
यहाँ पर तुमने 20 वोल्ट दिया, यहाँ पर तुम्हें 2000 वोल्ट मिला। देखा कमाल की बात, हमने इनपुट में 20 वोल्ट दिया और हमें आउटपुट में मिला 2000 वोल्ट। हमारी वोल्टेज बढ़ गई है, स्टेप अप हो गई है। बात में आ गई? तो हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे आउटपुट की वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हम सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दें, अगर हम लोग सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दें, मान लो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स है 10 और प्राइमरी के मान लो 100 और वोल्टेज है फिर से 20, ठीक है? तो देखो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 वोल्ट। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इसके थोड़े होंगे, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, तो हमें 20 वोल्ट का 2 वोल्ट मिलेगा। और अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो 20 वोल्ट का 1000 मिलेगा। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कितने गुना ज़्यादा हैं। अगर देखो यहाँ पर हमने क्या लिया था पहले स्टार्टिंग में, हमने इसको लिया था 1000 टर्न्स और इसको लिया था 10 टर्न्स, तो 100 टाइम्स वोल्टेज बढ़ गई थी। 1000 बाई 10 100, हमारी वोल्टेज 100 टाइम्स बढ़ गई थी। और इसके इसमें देखो क्या किया था, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स थे हमारे 100 और इसमें थे 10, तो हमारी वोल्टेज 10 टाइम्स कम हो गई। बात समझ आ गई? तो हमारे ये जो रेशो है ना NS बाई NP, अगर NS बड़ा है NP से तो हमारी वोल्टेज बढ़ेगी, NS छोटा है NP से तो वोल्टेज डिक्रीज करेगी। तो ये जो NS बाई NP है ना, यही डिसाइडिंग फैक्टर है, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर। सो NS बाई NP इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर या रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है? इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K, इसको K से डिनोट करते हैं। सो अब मैं बाकी चीज़ों मिटा देता हूँ, अपने काम की चीज़ लिखते हैं सिर्फ। और क्या है हमारे काम की चीज़? हमारे काम की चीज़ है सिर्फ ये, क्या? ES इज इक्वल टू NS बाई NP इंटू EP। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इसे कहते हैं KEP। अगर K 1 से बड़ा हुआ, मतलब NS NP से बड़ा है, तब हमारा ES EP से बड़ा होगा। पास में आ गई? हमारे आउटपुट में हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी और ऐसे ट्रांसफार्मर को कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हमारी वोल्टेज बढ़ गई ना, स्टेप अप हो गई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, समझे? ऐसे ट्रांसफार्मर हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर K 1 से छोटा है, यानी NS छोटा है NP से, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है सेकेंडरी के, तो हमें स्टेप डाउन मिलेगी, तो हमारी वोल्टेज छोटी होगी प्राइमरी के। ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तुम्हारे घर के गली में कौन सा ट्रांसफार्मर है? क्या वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो। मैं क्वेश्चन भूला नहीं हूँ जो तुम्हें हमने स्टार्टिंग में पूछा था कि ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्या है। तो अब हमने वोल्टेज बढ़ाने की बात करी, लेकिन करंट की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। हम तो कह रहे हैं वोल्टेज को बढ़ाओ, वोल्टेज घटाओ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो आउटपुट में वोल्टेज बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स घटा दोगे सेकेंडरी के तो आउटपुट में वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन करंट का क्या? करंट की बात करते हैं, चलो। तो करंट के लिए क्या करना है? करंट के लिए क्या करें? देखो, ट्रांसफार्मर में दुनिया में कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती भाई। जितना तुमने पावर इनपुट दोगे, जितनी एनर्जी दोगे इनपुट में, उतनी एनर्जी आउटपुट में मिलेगी। ट्रांसफार्मर कुछ भी अपनी तरफ से देता नहीं है। हमारी वोल्टेज बहुत बढ़ गई है, 20 का 2000 हो गई है, लेकिन फ्री में नहीं है, कुछ ना कुछ कम हुआ है। क्या कम हुआ है? तो इसमें जो प्रिंसिपल ये है कि हमारा ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। जितनी इनपुट में एनर्जी उतनी आउटपुट में एनर्जी, जितनी इनपुट एनर्जी पर सेकेंड उतनी आउटपुट एनर्जी पर सेकेंड, जितनी पावर इनपुट उतनी पावर आउटपुट। सो पावर इनपुट
इज इक्वल टू पावर आउटपुट। जितनी हम इनपुट में पावर देंगे उतनी हमें आउटपुट में भी मिलेगी। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला पावर EPIP है ना, वोल्टेज इंटू करंट, और आउटपुट में पावर क्या होगी? ESIS। बोला है कि नहीं? ठीक है, ओके। सो ES by EP इज इक्वल टू IP by IS। अब इस चीज से देखो, अगर हमारी वोल्टेज बढ़ जाएगी स्टेप अप से, अगर हमारे सेकेंडरी का ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो सेकेंडरी की वोल्टेज बढ़ जाएगी, लेकिन करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा ताकि इसके इक्वल बना रहे। तो एक हाथ से हमारी वोल्टेज बढ़ गई, दूसरे हाथ हमारा करंट कम हो गया। और हम क्या करना चाह रहे थे? वोल्टेज ट्रांसमिशन में हम लोग करंट को ही तो कम करना चाह रहे थे, याद है? हम करंट को ही कम करना चाह रहे थे, और करंट कम करने का तरीका है भाई वोल्टेज को बढ़ाओ। जितनी वोल्टेज को बढ़ाओगे उतना ही करंट कम होगा, और जितना करंट कम होगा उतना वायर में हीट लॉस कम होगा और हमारी सेविंग होगी, है कि नहीं? बल्कि बचत ही बचत होती है। एक तो करंट कम होगा, करंट कम हो, हीटिंग कम होगी तो हो ही गया। और हमें अगर करंट कम होगा तो हमें पतले पतले वायर भी काम दे देंगे, ज़्यादा मोटे मोटे केबल यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, और पतले काम दे देंगे तो सस्ते पड़ेंगे, सस्ते भी पड़ेंगे और हल्के भी होंगे। उनको रोकने के लिए जो पोल्स लगाओगे ना, खंबे लगाओगे, खंबे दूर दूर लग सकते हैं, नज़दीक नज़दीक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कम लगाने पड़ेंगे, तो बचत ही बचत। तो ट्रांसफार्मर कमाल के काम करता है। जो पावर हाउस वाला ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहाँ पर अचानक से वोल्टेज को लाखों गुना बढ़ा दिया जाता है और करंट को लाखों गुना कम कर दिया जाता है। अब करंट को कम कर दिया, वो करंट 100 किलोमीटर दूर तक हमारे घरों में आएगा तो हीट लॉस मामूली सा होगा, लेकिन वही लाखों की वोल्ट डायरेक्ट हमारे घर में आएगी तो सब कुछ उड़ जाएगा सेकंडों में। खतरनाक होगी वो, लाखों की वोल्ट दूर से ही करंट मारेगी, है कि नहीं? तुमने देखा होगा कि भाई जो लाखों वाली वोल्ट होती है ना, जो हमने देखा होगा 1,32,000, 2,34,000 वोल्ट, हमने तो आसपास 11,000 वोल्ट तो तुमने देखा ही होगा, 11,440 वोल्ट, है ना? तो 11,000 वोल्ट सुना होगा, ट्रांसफार्मर भी लिख रहा था डेंजर हाई पावर लाइन 11,000 वोल्ट। तो पावर हाउस से जो वोल्टेज आई वो लाखों की आई, लोकल सब स्टेशन में लाखों से हज़ारों में बदल दी, और घर के नज़दीक पहुंचने पर वो हज़ारों की वोल्ट 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और वो सेफ होती है। तो ट्रांसफार्मर क्या क्या काम कर रहा है? ट्रांसफार्मर जो पावर हाउस के में होगा, पावर हाउस यानी कि ये जो पावर हाउस है हमारा, ये चिमनी लगी हुई धुआं छोड़ रहा है, ये हमारा पावर हाउस है। इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे होगी। हाई वोल्टेज इज़ वेरी हाई, वोल्टेज इज़ स्टेप्ड अप, वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया जाता है। फिर लोकल पावर हाउस, लोकल पावर हाउस नहीं कहना चाहिए, पावर स्टेशन कह देते हैं उसको। लोकल पावर स्टेशन क्या करता है? वोल्टेज को थोड़ा कम करता है, वोल्टेज इज स्टेप्ड डाउन, यानी कि यहाँ पर अगर 1,32,000 वोल्ट है, यूनिट 10, 100,000, 10 लाख, इतनी वोल्टेज पे आ रही है तो ये 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। और 11,000 वोल्ट पे जो गली का जो ट्रांसफार्मर है वो गली वाला ट्रांसफार्मर है, ये गली ट्रांसफार्मर है, गली ट्रांसफार्मर, ये गली वाला ट्रांसफार्मर 220 में कन्वर्ट कर देगा। ये है स्टोरी। और सबसे लंबी डिस्टेंस यही है, 50 किलोमीटर, सबसे लंबी दूरी यही है। इस लंबी दूरी में ही हमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज रखनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा वोल्टेज रखेंगे तो करंट छोटा होगा, हीटिंग कम होगी, लॉस कम होगा, ठीक है। और फिर जब लोकल हमारे घर तक आएगी तो 220 में कन्वर्ट हो जाती है। 220 इज़ सेफ। बोलो क्लियर है?
ठीक है, तो ये हुआ ट्रांसफार्मर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, सारी बातें पढ़ी। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात, ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा कि भाई इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, जितनी इनपुट में पावर उतनी आउटपुट में पावर। तो इसकी एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अगर दोनों इक्वल हैं तो एफिशिएंसी परसेंटेज में 100% आएगी। अगर इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल हैं तो एफिशिएंसी 100% आएगी। लेकिन 100% नहीं होती, कुछ कम होती है, कुछ एनर्जी का लॉस ट्रांसफार्मर के अंदर भी होता है। देखो आपका चार्जर है, चार्जर में छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, वो आपके फ़ोन को चार्ज करता है। आपने देखा होगा आपका चार्जर गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हुआ, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफार्मर है ना, उसमें कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस हुई, वो हीट बेकार गई, इसलिए हमारी जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की 100% से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, और आपने देखा होगा आपके पास स्टेबलाइज़र भी होगा घर पे, स्टेबलाइज़र को भी देखोगे तो वो भी गर्म हो जाता है। जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर होता है वो थोड़ी सी हीटिंग करता है, क्योंकि बेसिकली उसके अंदर कॉइल होती है, कॉइल में करंट जाए तो हीटिंग तो होगी, है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि गली के घर के या कॉर्नर पे जो ट्रांसफार्मर है वो आवाज़ भी करता है, हल्की सी आवाज़ उसमें हमेशा आती रहती है। वो आवाज़ भी लॉस है एनर्जी का, समझ गए, तो वो भी एनर्जी का लॉस है। और क्या, प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी को नहीं मिलता, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का लॉस भी होता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स इधर उधर चला भी जाता है, समझ गए, तो फ्लक्स का लॉस भी होता है। आई बात समझ में, तो फ्लक्स लॉस भी होता है और एडी करंट से हीटिंग का लॉस भी होता है, तो एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है। तो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर के लॉसेस की तो उनको लिख लेते हैं कि लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। कौन कौन से एनर्जी लॉस होते हैं, तो मैंने बताया हीटिंग इन कॉपर वायर, हीट लॉस, हीटिंग इन कॉपर वायर, हीटिंग ड्यू टू एडी करंट्स, हीटिंग ड्यू टू एडी करंट्स, एडी करंट्स की वजह से हीटिंग। हमने एडी करंट्स को कम करने के लिए क्या किया, हम लोगों ने एडी करंट्स को कम करने के लिए लैमिनेटेड आयरन कोर लगाई, फिर भी कुछ ना कुछ हीट का लॉस हो रहा है। और जो एडी करंट्स की वजह से हीट का लॉस है उसे हम हीटिंग लॉस ड्यू टू एडी करंट्स। और प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी को नहीं मिलता, फ्लक्स लॉस, ठीक है। और क्या, हमिंग लॉस, आवाज़ भी करता है ट्रांसफार्मर, हमिंग लॉस। और एक और बात, हमारी जो कोर है ना ट्रांसफार्मर की, उसके ऊपर हमने कॉइल लपेटी हुई है, उसमें करंट इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, यानी जो हमारी जो कोर है सॉफ्ट आयरन कोर, वो मैग्नेटाइज होती है, डीमैग्नेटाइज होती है, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। तो एक और लॉस होता है जिसे कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने हिस्टेरेसिस कर्व बनाया था, ऐसे एक हिस्टेरेसिस कर्व बनाया था, ऐसे बनाया था हमने हिस्टेरेसिस कर्व। इसका जो एरिया था आई और एच के बीच में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो ये जो एरिया है ना, एरिया, ये एनर्जी लॉस बताता है। तो यहाँ पर हमारा एक और लॉस होता है जो मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से होता है, उसे कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। तो हमारा ट्रांसफार्मर, वैसे बेसिकली ट्रांसफार्मर 80-90% एफिशिएंट होता है, तो उसमें जो एनर्जी का लॉस होता है वो ये होता है,
बस में आई। तो हमने ट्रांसफार्मर के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली हैं, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर की वर्किंग, फिर उसके अंदर हमने एनर्जी लॉस भी पढ़े, और हमने ये भी पढ़ा कि नीड ऑफ ट्रांसफार्मर इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, आपके चार्जर में भी होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, लेकिन याद रखना एक बात, ट्रांसफार्मर केवल और केवल डीसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, एसी के लिए ही यूज़ होता है। उसमें डायरेक्ट करंट को आप स्टेप अप स्टेप डाउन कभी नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर इज ओनली एंड ओनली यूज फॉर एसी। आपका जो चार्जर है वो 220 वोल्ट को 5, 10, 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, लेकिन वो एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है, वो एक अलग स्टोरी है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर जो आपके चार्जर में है वो 220 वोल्ट को बहुत कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और वो छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम होने की ज़रूरत है। तो बड़े ट्रांसफार्मर जनरली स्टेप अप करने के लिए होते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करने के लिए होते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है, मज़ा आया? बहुत बढ़िया। ट्रांसफार्मर का पूरा कंप्लीट टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो फिर मिलते हैं कल एसी जनरेटर के साथ। सी यू, बाय।